क्या तुमने कभी सोचा एक ऐसा स्पोर्टिंग इवेंट जिसे आज दुनिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन फॉलो करती है? एक ऐसा इवेंट जिसमें दुनिया के टॉप एथलीट्स खेलते हैं। Ronaldo. Oh, genius! Absolute genius! Lionel Messi. Messi's hitting. Oh! उसकी शुरुआत कैसे हुई? 5 बिलियन लोग, एक टूर्नामेंट और एक महीना। ये लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हैं, अलग अलग देशों में रहते हैं, लेकिन जब एक टूर्नामेंट आता है तब सभी एक जगह होते हैं टेलीविजन के सामने। और यार ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये 11 बिलियन डॉलर का बिजनेस भी है, यानी 1 लाख करोड़ का बिजनेस। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आज यूनाइटेड नेशन से ज्यादा कंट्रीज शामिल है। आखिर कैसे फीफा वर्ल्ड कप बन गया दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट? क्या है इस फीफा वर्ल्ड कप का रेवेन्यू मॉडल? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। साल 1920 जब फुटबॉल सिर्फ ओलंपिक्स में खेला जाता था, उसका अलग वर्ल्ड कप नहीं होता था, लेकिन ओलंपिक्स का एक रूल था कि सिर्फ एमेट्योर प्लेयर्स ही ओलंपिक्स में खेल सकते हैं। मतलब जो प्लेयर्स पूरी जिंदगी फुटबॉल को देते हैं, जो प्लेयर्स प्रोफेशनली खेलते हैं, वो इस ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं ले सकते थे। जूल्स रामेट उस टाइम फीफा के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने सोचा ये बिल्कुल गलत है, दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स को भी वर्ल्ड स्टेज मिलना चाहिए, और इसलिए उन्होंने एक अलग टूर्नामेंट का आइडिया दिया जिसमें कि प्रोफेशनल प्लेयर्स भी बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के खेल सकते हैं। और इसी आइडिया से 1930 में पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ उरुग्वे में। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, जब यूरोपियन टीम्स को फीफा वर्ल्ड कप के लिए इनवाइट किया गया तो उन्होंने सीधा मना कर दिया। उसका सिंपल सा रीजन उन्होंने ये बताया कि उरुग्वे बहुत दूर है, उनको शिप में बैठ के आने जाने में ही 1 महीना लग जाएगा, और इतना टाइम वेस्ट करना उनके लिए वर्थ नहीं। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि पूरी दुनिया में से सिर्फ 13 ही कंट्रीज आई, और उन 13 में से सिर्फ 4 यूरोपियन कंट्रीज। तो ये था पहला फीफा वर्ल्ड कप जिसमें दुनिया ने आने से ही मना कर दिया, और फाइनल में अर्जेंटीना और उरुग्वे पहुंची। लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही एक और झगड़ा हो गया बॉल को लेकर। उरुग्वे बोली हमारी बॉल चलेगी और अर्जेंटीना बोली हमारी बॉल चलेगी। उस टाइम कोई रूल नहीं था, तो रेफरी ने कॉइन टॉस किया और पहले हाफ में अर्जेंटीना की बॉल चली और अर्जेंटीना 2-1 से आगे थी। दूसरे हाफ में उरुग्वे की बॉल चली और उरुग्वे ने 4-2 से वर्ल्ड कप जीत लिया। ये था दुनिया का पहला वर्ल्ड कप फाइनल जो कि कॉइन टॉस से डिसाइड हुआ। वो टूर्नामेंट जिसे यूरोप ने रिजेक्ट कर दिया था, जिसमें सिर्फ 13 टीम्स थी, जिसका कॉइन टॉस से बॉल डिसाइड हुई थी, आज वो 11 बिलियन डॉलर का बिजनेस है। आखिर ये टूर्नामेंट इतना बड़ा बना कैसे? 5 जगह से। पहली, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, यानी टीवी चैनल्स को वर्ल्ड कप दिखाने के लिए फीफा को पैसा देना पड़ता है। कतर 2022 में सिर्फ टीवी राइट से 3.43 बिलियन डॉलर आए थे, यानी पूरी कमाई का 45%, और ये नंबर 2026 में 3.9 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचने वाला है। दूसरी, स्पॉन्सरशिप। कोका कोला, एडिडास, वीजा, ये कंपनीज डेकेड से फीफा को स्पॉन्सर करती है। 2026 में सऊदी अरामको, लेनोवो, वेरिजन भी आ गए। टोटल 2.4 बिलियन डॉलर सिर्फ स्पॉन्सरशिप से। तीसरी, टिकट सेल्स। कतर में टिकट से 950 मिलियन डॉलर आए थे, और ये नंबर 2026 में 3 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। और इस बार एयरलाइंस की तरह डायनेमिक प्राइसिंग भी है, मतलब जितनी ज्यादा टिकट की डिमांड होगी उतनी ज्यादा महंगी टिकट होगी। चौथी, मर्चेंटाइज और लाइसेंसिंग। फीफा का नाम और लोगो यूज करने के लिए कंपनी पैसा देती है, जर्सीज, वीडियो गेम्स, कलेक्टिबल्स। और 5वीं है फीफा फॉरवर्ड प्रोग्राम। ये एक डेवलपमेंट फंड है जिसमें फीफा अपना पैसा मेंबर कंट्रीज में लगाता है, चाहे वो क्वालिफाई करे या नहीं। तो ये था फीफा का मनी मेकिंग मशीन। अब देखते हैं एक्चुअल नंबर्स क्या कहते हैं। 2026 वर्ल्ड कप की टोटल प्रोजेक्टेड कमाई 10.9 बिलियन डॉलर्स का है। कतर 2022 में 7 बिलियन डॉलर थी, और रशिया 2018 में 6 बिलियन डॉलर। मतलब हर वर्ल्ड कप पिछले वर्ल्ड कप से बड़ा होता जा रहा है। अब ये पैसा जाता कहाँ है? फीफा का टोटल खर्चा 2026 में लगभग 3.7 बिलियन डॉलर्स का है, जिसमें ऑपरेशन पे 1.12 बिलियन डॉलर, प्राइज मनी पे 1 बिलियन डॉलर, टीम सर्विसेज पे 813 मिलियन डॉलर, और वेन्यू मैनेजमेंट पे 421 मिलियन डॉलर है। मतलब रफली 11 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू और 3.76 बिलियन डॉलर्स का खर्चा, बाकी सब फीफा के पास। प्राइज मनी की बात करें तो 2026 में ग्रुप स्टेज से बाहर होने वाली टीम को भी 12.5 मिलियन डॉलर्स मिलेंगे, और चैंपियन टीम को 50 मिलियन डॉलर्स। तो यार ये जो इतना बड़ा टूर्नामेंट है, इतना बड़ा बिजनेस है, कि जिन देशों को होस्टिंग मिलती है वो क्या सोच के होस्ट करते हैं। जब कोई देश वर्ल्ड कप होस्ट करता है तब वहाँ के नेता एक ही बात कहते हैं कि टूरिज्म बढ़ेगा, रोड्स बनेंगे, स्टेडियम्स बनेंगे, दुनिया में नाम होगा, इकोनॉमी बूस्ट होगी। लेकिन सच क्या है? कतर ने 2022 वर्ल्ड कप के लिए 220 बिलियन डॉलर्स खर्चे थे। एक बार फिर से सुनो, 220 बिलियन डॉलर्स,
यानी 20 लाख करोड़ रुपए। और फीफा ने क्या किया, फीफा ने अपना रेवेन्यू जैसे टीवी राइट्स, टिकट्स, स्पॉन्सरशिप्स सब खुद रख लिया। होस्ट कंट्री की जिम्मेदारी होती है स्टेडियम्स बनाना, रोड्स बनाना, सिक्योरिटी देना, बाकी टूर्नामेंट से जो रेवेन्यू होता है वो सारा फीफा का। मतलब सिंपल भाषा में होस्ट कंट्री खर्चा करती है और फीफा कमाता है। 2026 में यूएसए, कनाडा और मैक्सिको मिलकर होस्ट कर रही है, शायद इसलिए ताकि पूरा खर्चा किसी एक कंट्री पर ना आ जाए। लेकिन फीफा की कमाई फिर भी सेंट्रलाइज रही। लेकिन इस पूरे खेल में एक चीज है जो कोई भी नहीं जानता कि फीफा एक भी रुपया टैक्स नहीं देती। फीफा स्विट्जरलैंड में एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह रजिस्टर्ड है। नॉन प्रॉफिट मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। और इस नॉन प्रॉफिट की स्टेटस की वजह से फीफा स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड कप रेवेन्यू पर कोई टैक्स नहीं देता। लेकिन ये और भी आगे जाता है। जब कोई देश वर्ल्ड कप होस्ट करना चाहता है तब फीफा की एक मैंडेटरी कंडीशन होती है, होस्ट कंट्री को फीफा और उससे जुड़ी जितनी भी कंपनीज होती हैं उनको एक टैक्स एक्सेम्पशन देनी होगी। मतलब ना सिर्फ फीफा बल्कि जितनी कंपनीज फीफा के साथ काम कर रही है सारी टैक्स फ्री होगी। अगर तुम ये कंडीशन नहीं मानते तो तुम्हें होस्टिंग नहीं मिलेगी। सिंपल। तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो 11 बिलियन डॉलर कमाता है, जो खुद कोई टैक्स नहीं देता और होस्ट कंट्री को फोर्स करता है कि वो भी टैक्स माफ करे, तो ये है फीफा का टैक्स मॉडल। और ये सब डिसाइड करने वाला प्रोसेस, मतलब किसे होस्टिंग मिलेगी, ये भी उतना ही इंटरेस्टिंग है। वर्ल्ड कप की होस्टिंग डिसाइड करने का प्रोसेस रफली 7 से 10 साल पहले शुरू होता है। पहले फीफा मेंबर देशों को इनविटेशन भेजता है, फिर जो देश इंटरेस्टेड है वो अपना इंटरेस्ट डिक्लेयर करते हैं। फिर फीफा एक डिटेल्ड प्लान बनाता है कि कितने स्टेडियम्स होंगे, कितनी कैपेसिटी होगी, ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, अकोमोडेशन कहाँ होगा और फाइनेंशियल गारंटी क्या है। फिर फीफा की टीम आती है इवेल्युएट करने कि क्या ये देश रूल्स फॉलो कर सकता है, क्या इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है और क्या रिस्क है। और फिर फाइनल वोट होता है। फीफा के 211 मेंबर देशों में से हर एक को एक वोट मिलता है, जिसके ज्यादा वोट वो होस्ट करता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग रूल ये भी है कि जो कॉन्फेडरेशन पिछले 2 वर्ल्ड कप होस्ट कर चुकी है वो अगली बार बिड नहीं कर सकती। मतलब 2026 के लिए यूरोप और एशिया एलिजिबल ही नहीं थे। 2026 में 48 टीम्स, 104 मैचेस, 11 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू और 6 बिलियन व्यूअर्स। और फीफा 2030 में पहली बार 6 देशों के साथ होस्ट करेगी, मोरक्को, स्पेन, पोर्चुगल, अर्जेंटीना, पराग एंड उरुग्वे। 1930 के पहले वर्ल्ड कप की 100th एनिवर्सरी होगी। आगे क्या हो सकता है? लोग बात करते हैं 64 टीम्स के फॉर्मेट की, एआई रेफरीज की, वर्चुअल रियलिटी में मैच एक्सपीरियंस की। वुमेन्स वर्ल्ड कप भी तेजी से ग्रो हो रहा है। फीफा का कहना है कि अगले डेकेड में वुमेन्स गेम भी मेंस गेम के लेवल की बराबरी कर सकता है। मतलब एक और बिलियन डॉलर मार्केट। एक लास्ट चीज, फीफा के 211 मेंबर नेशंस हैं और यूनाइटेड नेशंस के 193। मतलब फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी यूनाइटेड नेशन की गवर्निंग बॉडी से बड़ी। फीफा का अपना कोर्ट सिस्टम है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स। अपने लॉज हैं, लेकिन कोई गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती और कोई इलेक्टिक बॉडी डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करती। फीफा एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन 11 बिलियन डॉलर्स जनरेट करता है, 0 टैक्स पे करता है और होस्ट देशों को फोर्स करता है टैक्स माफ करने के लिए। लेकिन फिर भी दुनिया इस टूर्नामेंट को देखती है, ब्रांड्स इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर करते हैं और देश इस टूर्नामेंट को होस्ट करने के लिए लड़ते हैं। क्योंकि फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक इमोशन है, एक पैशन है। और जब तक ये इमोशन रहेगा ना, तब तक फीफा का एम्पायर चलता रहेगा। जूल्स रेमेट ने 1930 में एक ऐसा टूर्नामेंट शुरू किया था जिसे दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया था। आज उस सपने के पीछे की ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की सबसे पावरफुल स्पोर्ट्स बॉडी बन चुकी है। यूनाइटेड नेशन से ज्यादा मेंबर्स, खुद का कोर्ट, खुद के लॉज, 0 टैक्स और 11 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू। तो ये थी फीफा वर्ल्ड कप की कहानी। एक आदमी का आइडिया जिसे दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया था, आज 11 बिलियन डॉलर का एम्पायर बन गया है। 13 टीम से 48 टीम्स तक, कॉइन टॉस से लेकर एआई सेंसर बॉल तक, एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन से लेकर दुनिया की सबसे पावरफुल स्पोर्ट्स बॉडी बनने तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली ये वीडियो देखें कि कैसे एक 15 साल का बच्चा क्रिकेट वर्ल्ड पर राज कर रहा है।